दोस्तों, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था तुर्क आक्रमण, भारत में तुर्कों का आक्रमण, जिसमें हमने महमूद गजनवी के बारे में बात की थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से जितने भी तुर्की आक्रमण होते हैं या विदेशी आक्रमण होते हैं, उनका एक बार फिर से दौर शुरू होता है। इसमें अगले दौर में हम देखेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं उस समय पर कैसी थी। भारत में राजनीतिक केंद्रीय सत्ता कोई भी नहीं थी। भारत जो है अनेक राजपूत राजाओं के क्षेत्रों में विभाजित हो चुका था। इसमें सबसे प्रमुख रहे हैं एक तो आपका चाहमान वंश रहा है, जिनका आपका दिल्ली, अजमेर, भटिंडा इन क्षेत्रों पर अधिकार रहा है। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाल वंश रहा है जो गहरवारों का वंश रहा है। ठीक है, कलचुरी है, तोमर है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नए नए राजवंशों में पूरा भारत विभाजित था। मध्य प्रदेश में जैसे चंदेल शासकों का राज्य था। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग राजा यहाँ पर राजपूत राजा राज्य करते थे। ठीक है, उसके पहले गुर्जर प्रतिहारों का भी राज्य रहा है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं के होने के कारण किसी में भी यूनिटी नहीं थी। ठीक है, इसी यूनिटी के अभाव के कारण जो तुर्क आक्रमणकारी थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से ये लोग अटैक करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अगला जो हमारा अटैक है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण उतना प्रभावकारी नहीं रहा है। महमूद गजनवी के आक्रमण से हमें कुछ चीजें मिलती हैं जिनके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण रहा है ये बहुत ज्यादा प्रभावकारी था। ठीक है, वह सिर्फ लूटपाट के लिए भारत में नहीं आता है। उसका उद्देश्य लूटपाट से संतुष्ट होने वाला नहीं था। वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की ओर अपना रुख करता है। ठीक है, वह भारत में एक स्थायी राज्य की स्थापना करना चाहता है। इस कारण से मोहम्मद गौरी भारत की ओर आक्रमण करता है और गजनी में यहाँ पे गजनी वंश के समाप्त होने के बाद जो गजनवी था वहां पर महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात वहां पर गौर वंश का उदय होता है। गौर वंश का जो संस्थापक है इसे हम मोहम्मद गौरी को मानते हैं। बेसिकली मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था, लेकिन गजनी के आसपास का जो क्षेत्र है गौर प्रांत वहां का होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी बोलते हैं। मोहम्मद गौरी को आप शहाबुद्दीन गौरी और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जानते हैं। इसके दो और नाम हैं, शहाबुद्दीन गौरी और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, लेकिन हम इसे मोहम्मद गौरी के नाम से ही पुकारेंगे। ठीक है, क्योंकि इतिहास में ज्यादातर इसे मोहम्मद गौरी के नाम से ही जाना जाता है। गौर पहले जो गौर साम्राज्य के लोग थे ये पहले गजनी के सामंत हुआ करते थे। गजनी के सामंत होने के बाद जब गजनियों की शक्ति कमजोर पड़ती है तो इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और 1173 में 1173 AD में मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य का शासक बनता है और शासक बनने के तुरंत बाद 1175 ईस्वी में इसने भारत के रुख किया। मुल्तान और सिंध के क्षेत्रों पर इसने पहला अटैक किया और ये इस तरीके से भारत की ओर अटैक का इसकी शुरुआत होती है। 1175 में सिंध और मुल्तान पर अटैक करने के बाद कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करके ये फिर से गौर चला जाता है। वहां पर भी आंतरिक कलह चल रही होती है, सत्ता का संघर्ष चल रहा होता है। उन संघर्षों से निपटने के बाद फिर से 1178 में मोहम्मद गौरी भारत की ओर रुख करता है और ये गुजरात में आबू पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये अटैक करता है। वहां के शासक है मूलराज द्वितीय और मूलराज द्वितीय की ओर से उनका छोटा भाई भीम द्वितीय युद्ध में पार्टिसिपेट करता है और मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से युद्ध में पराजित होना पड़ता है। मूलराज द्वितीय यहाँ पर युद्ध जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी यहाँ से भाग निकलता है और उसके बाद 1179 में पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी एक बार फिर से अटैक करता है और 1181 में उसने अगला अटैक लाहौर के क्षेत्रों पर किया और लाहौर में उसे एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ती है। बुरी तरीके से वो भारतीय शासकों से पराजित होता है और वापस चला जाता है, लेकिन वो इससे संतुष्ट होने वाला नहीं था। उसे तो अभी बहुत उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए पूरा भारतीय साम्राज्य पड़ा हुआ था और इसी महत्वाकांक्षा में उसने आक्रमण किया 1189 में भटिंडा में। ये शायद उसकी भूल या उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दोनों रही है।
1189 में जब उसने भटिंडा में आक्रमण किया तो भटिंडा उस समय पर चौहान वंश या चाहमान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हाथों में था। इसके शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान भटिंडा, अजमेर, जयपुर, दिल्ली इन क्षेत्रों के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश के थे, जिस वंश की स्थापना वसुदेव चौहान ने की थी। इनकी राजधानी अजमेर, जिसे अजय राज ने बसाया था, ठीक है, या शाकंभरी, विग्रह राज ने इसे शाकंभरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सारे जो है चाहमान वंश के शासक हैं। विग्रह राज, अजय राज या पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस समय पर 1189 में भटिंडा के शासक हैं। इनके नाना, ठीक है, तोमर वंश के थे। ये दिल्ली और ग्वालियर के क्षेत्रों पर इनका अधिकार हुआ करता था। अनंगपाल तोमर, ठीक है। तो मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता दूं, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय शासक को राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रखेंगे, थर्ड पृथ्वीराज चौहान है ये, ठीक है, जिन्हें राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को ही नियुक्त किया था। और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य काफी पावरफुल, सशक्त और काफी बड़ा होता है। जैसे ही उन्हें यह खबर मिलती है कि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है, भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया है, वो नाराज हो जाते हैं और वहां से उन्होंने आक्रमण की योजना बनाई और भटिंडा को मुक्त कराने की योजना बनाई। और इस तरीके से दोनों सेनाओं के बीच अब लड़ाई का एक कारण बनता है और अंततः जो लड़ाई होती है 1191 में तराइन के मैदान में, क्योंकि भटिंडा से आगे बढ़ता है कौन, मोहम्मद गौरी, और दिल्ली से होते हुए पहुंचते हैं पृथ्वीराज चौहान, जहां तराइन के मैदान में इनकी लड़ाई होती है। तो जो तराइन का पहला युद्ध 1191 एडी में होता है, किसके किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है और उसे हार का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन इस भागने में उसके एक वफादार प्रधान सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बहुत बड़ी मदद की थी और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर विजयी हो जाते हैं। मोहम्मद गौरी को जान के लाले पड़ जाते हैं, जान बचाते हुए यहाँ से भागता है, लेकिन वो यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जब यहाँ से भाग के निकलता है वो फिर से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करता है और सैन्य शक्ति को मजबूत करने के बाद 1192 में दोबारा भारत में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है अपनी हार का बदला लेने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उलट होंगी और हम देखेंगे उन परिस्थितियों के उलट होने का कारण। तो हम देखते हैं अगला जो युद्ध है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगले ही साल 1192 एडी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भी ये समझते थे कि अगर मोहम्मद गौरी जैसा शासक यहाँ से हार के गया है तो वो अपनी हार का बदला लेने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि वो बहुत ही विस्तारवादी विचारधारा का है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उस सैन्य बल मजबूत करके आएगा। और इस बार मोहम्मद गौरी अपने साथ कुछ भारतीय शासकों की मदद प्राप्त करता है और 1,20,000 सैनिकों के साथ, जिसमें 10,000 धनुर्धर थे, आर्चर थे जो घुड़सवारी करते थे और घोड़े पर बैठकर धनुष चलाने की कला जानते थे। इस तरीके से 1,20,000 सैनिकों के साथ, जिसमें गढ़वाल नरेश जयचंद ने भी इसकी सहायता करी थी। और पृथ्वीराज चौहान के पास इस समय पर हैं 150 राजपूत शासक। इन्होंने भी समझा कि हमें बिना भारतीय शासकों की मदद के हम यहाँ पर युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए इन्होंने 150 राजपूत शासकों की सहायता से 3 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया और तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध शुरू होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, और जयचंद ने यहाँ पर घर का भेदी होने का काम पूरा किया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय 3 लाख की सेना होने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी की 1,20,000 की सेना से युद्ध में पराजित होते हैं। पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत सारे मिथ हैं,
बहुत सारे क्लासेस हैं आपको इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया, ठीक, उन्हें जेल में डाल देता है और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी हत्या कर दी और वो आजाद हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र है चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो एक बुक लिखी है, ठीक है। उस पुस्तक में इन्होंने लिखा है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। मतलब 4 बास 24 गज की दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँ क्योंकि वो उसके मित्र हैं, पृथ्वीराज चौहान के चारण हैं, भाट हैं, ठीक है, वीर गाथा काल परंपरा के ये पुरोधा हैं, ठीक है, कवि हैं। तो इन्होंने उनकी बड़ाई के लिए ये कविताएं लिखी होंगी, जिससे कि युद्ध में उनका मनोबल मिले, साथ ही साथ उन्हें दाम भी मिलता है, ठीक है। कोई भी जो कवि है अपने राजा की प्रशंसा करता है तो राजा खुश होकर उसे उपहार देता है, जागीरें प्रदान करता है। तो हो सकता है इसी कारण से उन्होंने ये बातें लिखी रही हो, क्योंकि जो इतिहासकार हैं, जो ऐतिहासिक प्रमाण है, वो ये बताते हैं कि 1192 के बाद मोहम्मद गौरी 1195 में फिर से भारत आता है, 1205 में भारत आता है और 1205 में आखिरी बार भारत से आने के बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु जाट और खोखरों के द्वारा दम्यक सिंध प्रांत में की जाती है, जो कि एक लुटीले जनजातियां हुआ करती थी। इन जनजातियों के ने अगर उसकी हत्या करी है तो फिर पृथ्वीराज चौहान वाली बात गलत हो जाती है, क्योंकि जिन इतिहासकारों ने ये साक्ष्य दिए हैं उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की बल्कि मोहम्मद गौरी की सहायता की, उसके और पृथ्वीराज चौहान के विरोध में क्यों खड़े होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान अनंगपाल तोमर के राज्य के हैं, ठीक है, दिल्ली में उनका ननिहाल है। जयचंद की रिश्तेदारी भी दिल्ली में ही है, ठीक है। जयचंद की एक खूबसूरत सी लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, नाम था संयोगिता। जैसा उसका नाम था वैसे ही गुण भी थे उसके, ठीक है। संयोगिता भी ननिहाल जाती है, पृथ्वीराज चौहान भी अपने ननिहाल गए हुए हैं और दोनों जब एक दूसरे को वहां एक मेले में देखते हैं। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि संयोगिता मेला घूमने जाती है, वहां पर एक मूर्तिकार ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर रखी हुई, उस मूर्ति को देखकर उनसे मोहित हो जाती है। पता करने पर पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान है। जो भी रहा हो, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी दिल्ली से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पत्रों का आदान प्रदान शुरू होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर जैसे आजकल होता है मोबाइल व्हाट्सएप ये सारी चीजें शुरू हो जाती है, वहां पर पत्रों के माध्यम से जाकर उतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दे आ, ऐसी ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। प्रेम बढ़ता जाता है और ये खबर पहुंचती है जयचंद के पास। और आपको पता है कि प्यार का दुश्मन हमेशा जमाना रहा है, ठीक है। जयचंद को भी ये चीजें पसंद नहीं थी। जयचंद अपने आप को गढ़वाल वंश का मानता था और चाहमान जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो इस कारण से यहाँ पर एक जो राजनीतिक वैमनस्य था वो उभर कर आता है दो प्रेम करने वालों के बीच में। और यहाँ पर जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर की रचना करवाता है और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो निकल पड़ते हैं घोड़े से और संयोगिता को उठाने के लिए। लेकिन जयचंद ने ये इतना ही नहीं किया, वो उसने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला दरबार के रूप में खड़ा कर दिया। और जैसे ही संयोगिता स्वयंवर हॉल में आती है तो उसने देखा कि पुतला जो है दरबान बना खड़ा हुआ है। संयोगिता ने उस पुतले को ही बरमाला पहना दी और अपना वर चुन लिया और इतने में पृथ्वीराज चौहान भी वहां पहुंचते हैं और संयोगिता को भगाकर ले आते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच लड़ाई की शुरुआत होती है। और इस तरीके से यहाँ पर जयचंद ने अपने दामाद, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार के अगेंस्ट मोहम्मद गौरी की सहायता करी और पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में पराजय होती है। और इस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी अब भी नहीं रुकता है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को खत्म करने के बाद अभी आगे बढ़ता है 1194 में। और 1194 में हम एक और महत्वपूर्ण युद्ध देखते हैं, चंदावर का युद्ध। और ये चंदावर का युद्ध किसी और के खिलाफ नहीं, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, जिसने इसकी सहायता करी उसी के खिलाफ,
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इतिहास में जो हमारा जो हम अगर हमने घर के भेदी का साथ दिया, ठीक है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये यूनिटी की कमी के कारण यहाँ पर जयचंद की हार होती है, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। और मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने के पहले 2 सेनापतियों को यहाँ पर नियुक्त कर जाता है, जिसमें एक सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है बख्तियार खिलजी। तो 2 कमांडर हैं, एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है बख्तियार खिलजी। दोनों को अपना पूरा साम्राज्य जो है वो अलग अलग भागों में बांट देता है, जिससे इनके बीच आपस में लड़ाई ना रहे। और बख्तियार खिलजी ने यहीं पर तिब्बत की ओर सैन्य अभियान की शुरुआत करता है। और जब ये तिब्बत की ओर सैन्य अभियान करता है तो इसके जो आपसी लोग थे, इसके साथी थे, इन्होंने ही इसकी योजनाओं से नाराज होकर इसकी हत्या कर दी और बख्तियार खिलजी मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर बख्तियार खिलजी के बारे में 2 फैक्ट याद रखेंगे आप। ये वही व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था, साथ ही साथ इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही तुड़वाया था। बनवाने में राजा धर्मपाल और बाकी का यहाँ पर योगदान देखने के लिए हम पढ़ेंगे, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन तुड़वाने के मामले में अगर किसी का नाम आता है ध्यान रखेंगे, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तुड़वाया था। अब बचा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर अपना बड़ी आसानी से यहाँ पर शासन कर रहा है। और 1195 में दोबारा मोहम्मद गौरी भारत आता है और ग्वालियर के क्षेत्रों में जहां विद्रोह हो चुका था उन क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार कर लेता है। और उसके बाद अधिकार करने के बाद फिर से ये चला जाता है। और उसके बाद अंतिम बार मोहम्मद गौरी 1205 में भारत आया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मोहम्मद गौरी आखिरी बार भारत कब आता है, तो आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी आखिरी बार भारत 1205 ईस्वी में आता है और 1206 में जाट और खोखरों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या कहां की जाएगी? दम्यक। ये दम्यक कहां है? सिंध प्रांत में। लुटेरी जातियां थी, ये लूटपाट करने वाली थी। उन्होंने देखा कि राजा का जलसा आ रहा है, उसी को उन्होंने लूट लिया और लूटपाट में उसकी हत्या भी कर दी। तो इस तरीके से मोहम्मद गौरी का अंत हुआ। लेकिन इसके अंत ने कहीं ना कहीं एक जड़ दे दी, ठीक है, जिसके अवशेषों पर आगे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हम देखेंगे मुगल सल्तनत और उसके बाद हम बाकी सारी चीजों को इतिहास में अध्ययन करेंगे। तो आगे क्लास में दिल्ली सल्तनत को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।